हेलो नमस्कार दोस्तों। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे, बहुत बढ़िया होंगे आप सभी लोग। तो जैसा कि आपको पता होगा, ऑफिशियल साइट पे भी आप देख सकते हैं 70 बीपीसी का जो संभावित तिथि था, 30 सितंबर को जो एग्ज़ाम होने वाली थी उसका डेट बढ़ गया है। अब ये एग्ज़ाम होगा 17 नवंबर को, संभावित तिथि दिया गया है। तो हम लोगों को यही सोचना चाहिए कि जो संभावित तिथि है, यानी कि नवंबर में जो एग्ज़ाम का डेट आयोग के द्वारा जो दिया गया है, हमारा तैयारी बिल्कुल अब उसी तरीके से होना चाहिए, और बढ़े या ना बढ़े वो बात की बात है। तो चलिए हम लोग 70 बीपीएससी के लिए करंट अफेयर्स का जो सिलसिला था उसको हम लोग जारी रखते हैं, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट खास करके बिहार के करंट अफेयर्स और नेशनल इंटरनेशनल जो करंट अफेयर्स होता है उस पे भी हम लोग ज़्यादातर फोकस करेंगे। यानी कि हम लोग 17 नवंबर तक जो पढ़ने जा रहे हैं करंट अफेयर्स को लेकर के, उसमें टारगेट ये रहेगा कि कम से कम जो प्रश्न अगर पूछा जाए तो ये लगे कि हमने एक बार ज़रूर पढ़ा है। और अभी भी वक्त है, अभी भी टाइम है आपके पास। करंट अफेयर्स के बारे में हम आपको बता दें, सबसे बेहतरीन जो मटेरियल होता है, अक्सर लोगों को ये लगता है कि बीपीएससी में क्या पढ़ना चाहिए करंट अफेयर्स के लिए। न्यूज़पेपर अगर आप पढ़ रहे हैं, लगातार तैयारी करते समय अगर आप पढ़ रहे हैं तब तो अच्छा है। अगर अभी भी न्यूज़पेपर नहीं पढ़ रहे हैं तो कृपया करके आप ज़रूर ले लिया करिए और पढ़ा करिए। उसके बाद 1 साल का प्रतियोगिता दर्पण अगर आपने ख़रीदा है तो स्टडी करना शुरू कर दीजिए। टाइम ज़्यादा नहीं है, 3 घंटे 2.5 घंटे अभी से ही अगर लगातार एग्ज़ाम तक आप देते हैं तो आपका करंट अफेयर्स बहुत बेहतर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं, इस सेशन को प्रारंभ करते हैं, जिसमें हम लोग पहला प्रश्न देखेंगे। बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के पर्पस से। तो पहला जो प्रश्न है हम लोग, क्योंकि एग्ज़ाम दिमाग में बार बार आ रहा है, बहुत ऐसे विद्यार्थियों को लग रहा था कि डेट बढ़ जाता तो अच्छा होता, नोटिफिकेशन अभी तक नहीं दिया तो डेट बढ़ गया। जो लोग अभी लेट से तैयारी कर रहे थे, जिनको डर था कि शायद 30 सितंबर को हम कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, उनके लिए एक अच्छा अवसर है। तो आइए हम लोग प्रश्न की तरफ ध्यान देते हैं। पहला प्रश्न कहता है, हाल ही में चर्चा में रही राइजोटोप परियोजना पूछा जा रहा है कि हाल ही में चर्चा में रहा है राइजोटोप परियोजना, और ये पूछा जा रहा है कि किस देश से संबंधित है। हाल ही में चर्चा में रहा राइजोटोप परियोजना पूछा जा रहा है कि हाल ही में बताइए ये जो राइजोटोप परियोजना है किस देश से संबंधित है। ऑप्शन में आपके लिए भारत, ऑप्शन में दूसरा बांग्लादेश, तीसरा भूटान और चौथा दक्षिण अफ्रीका हो जाएगा। आपको बताना है, क्योंकि बीपीएससी में इसी तरीके से ऑप्शन दिए जाएंगे। तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा सही आंसर होगा। राइजोटोप परियोजना किस देश से संबंधित है? इसका आंसर डी हो जाएगा। दक्षिण अफ्रीका से ये संबंधित हो जाता है। इसका आंसर क्या है? डी हो जाएगा। इसका आंसर डी है। चलिए हम लोग थोड़ा सा डिस्कशन देखते हैं इसका डिस्कशन हम लोग देखते हैं। जून 2024 में दक्षिण अफ्रीका के वैज्ञानिकों ने एक उपकरण बनाया जिसको राइजोटोप परियोजना के अंतर्गत रखा गया, क्योंकि इसमें कहा जाता है कि जो गेंडा का जो अवैध शिकार करते हैं उन शिकारियों पर अंकुश लगाने के लिए एक चिप्स बनाई गई जो गेंडा के सींगों में डाला जाता है, और इसीलिए इसका नाम राइजोटोप परियोजना पड़ा, और इसका संबंध दक्षिण अफ्रीका से हो जाता है। तो हम लोग देखेंगे कि अवैध शिकार पर अंकुश लगाने के लिए
जीवित गैंडे के सींगों में रेडियोधर्मी पदार्थ जो है इंजेक्ट किया गया। रेडियोधर्मी पदार्थ जो है इंजेक्ट किया गया। और इसके बारे में थोड़ा सा जान लें कि राइजोटोप परियोजना आखिर कब आया, इसका उद्देश्य क्या है, क्यों ये राइजोटोप परियोजना को लॉन्च किया गया। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे, सबसे पहला इस परियोजना की शुरुआत जो है वर्ष 2021 में किया गया था और इसकी शुरुआत दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। वर्ष 2021 में इस परियोजना का प्रारंभ जो है, यह शुरुआत जो है 2021 में किया गया दक्षिण अफ्रीका से। इसका उद्देश्य की अगर हम लोग बात करें तो उद्देश्य हो जाता है कि सीमा चौकियों पर गैंडे के सींगों का पता लगाना और आसान बनाने तथा उन्हें मानव उपभोग के लिए अनुपयोगी बनाना है। इसका उद्देश्य है, ये नहीं कि मानव के लिए उपयोगी बना दिया जाए। और सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि इस परियोजना में गैंडों के सींगों में 2 छोटे रेडियोधर्मी चिप्स डाले जाते हैं। 2 इस कम मात्रा वाले रेडियोधर्मी पदार्थ को इस प्रकार डिजाइन किया गया है कि वह पशुओं या पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर विकिरण सेंसरों द्वारा पता लगाया जा सकता है। इसलिए इस डिवाइस का, इस उपकरण का वहाँ के वैज्ञानिकों ने ईजाद किया। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। यहाँ पे अगला प्रश्न भी इम्पोर्टेंट है आपके लिए। हाल ही में, क्योंकि यह प्रश्न जो उत्तर प्रदेश के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो जाएगा। हाल ही में आईएएस मनोज कुमार सिंह को किस राज्य का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है? किस राज्य का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है? चलिए हम लोग ऑप्शन में देखेंगे। ऑप्शन में बिहार हो जाएगा, राजस्थान है, असम हो जाएगा और उत्तर प्रदेश है। ऑप्शन यहाँ पे 4 है। 4 ऑप्शन में हम लोग सही उत्तर की तरफ देखते हैं तो इसका आंसर उत्तर प्रदेश हो जाएगा। आईएएस मनोज कुमार सिंह को उत्तर प्रदेश का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। उत्तर प्रदेश का डिस्कशन में हम लोग देखेंगे, यही मनोज कुमार सिंह है। जून 2024 में आईएएस मनोज कुमार सिंह को उत्तर प्रदेश राज्य का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया। उत्तर प्रदेश राज्य का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है मनोज कुमार सिंह को। ये मुख्य सचिव के रूप में दुर्गा शंकर मिश्र का स्थान लेंगे। ये जुलाई 2025 में सेवानिवृत्त हो जाएंगे। 2025 में ये सेवानिवृत्त हो जाएंगे। और मनोज कुमार के बारे में अगर बात करें हम लोग तो 1988 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। ये मूल रूप से झारखंड के रहने वाले हैं। पूछा जा सकता है कि मनोज कुमार सिंह का संबंध किस राज्य से है, हो सकता है ये सवाल पूछ दे। सवाल ये तो पूछा गया है कि किस राज्य के मुख्य सचिव नियुक्त किए गए हैं। चलिए और भी आगे हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे यहाँ पे 3 नंबर। हाल ही में लखीमपुर खीरी जिले में बायोप्लास्टिक पार्क स्थापित करने की घोषणा की गई है। पूछा जा रहा है कि किस राज्य में यह अवस्थित है। 3 नंबर, किस राज्य में यह अवस्थित है? हाल ही में लखीमपुर खीरी जिले में। उत्तर प्रदेश के जो विद्यार्थी होंगे तुरंत इस प्रश्न को बना देंगे। कहा जा रहा है कि बायोप्लास्टिक पार्क स्थापित करने की घोषणा की गई है और पूछा जा रहा है कि किस राज्य में यह अवस्थित है। ऑप्शन में हम लोग देखेंगे तो पश्चिम बंगाल हो जाएगा, पंजाब हो जाएगा, बिहार और उत्तर प्रदेश हो जाएगा। आंसर इसका डी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। और यहीं पे लखीमपुर खीरी जिला जो है उत्तर प्रदेश में है और यहीं पे बायोप्लास्टिक पार्क स्थापित करने की घोषणा किया गया है।
चलिए आगे देखेंगे हम लोग, इसका डिस्कशन थोड़ा देख ले। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लखीमपुर खीरी ज़िले में बायोप्लास्टिक पार्क स्थापित किया जाएगा, जिसकी स्थापना लखीमपुर खीरी ज़िले के कुंभी गांव में होगी। अक्सर आजकल पूछा जाने लगा है किस गांव में हो रहा है, किस ज़िला में है, किस राज्य में है, ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। इसे 2000 करोड़ रुपए के निवेश से स्थापित किया गया है। ये जो बायोप्लास्टिक पार्क की बात हम लोग देख रहे हैं, जो लखीमपुर खीरी ज़िले के कुंभी गांव में स्थापित किया जाएगा, और इसमें निवेश की बात करें तो लगभग 2000 करोड़ रुपए का निवेश किया गया है। बायोप्लास्टिक पार्क का निर्माण बलरामपुर शुगर मिल फर्म द्वारा इसको विकसित किया गया। उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण यानी कि UPEIDA इस पार्क के विकास के लिए नोडल एजेंसी होगी। नोडल एजेंसी यही हो जाता है UPEIDA। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, 4 नंबर हम लोग देखते हैं। प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम से संबंधित है। 4 नंबर देखते हैं। हाल ही में डॉक्टर उषा ठाकुर को पूछा जा सकता है, आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हाल ही में डॉक्टर उषा ठाकुर को किस देश में 12वें विश्व हिंदी सम्मान से सम्मानित किया गया? 12वां क्रम भी याद रहना जरूरी है, क्रम कभी कभी पूछा जाता है 10, 11, 12 इस तरीके से। तो देखते हैं हाल ही में डॉक्टर उषा ठाकुर को किस देश में 12वें विश्व हिंदी सम्मान से सम्मानित किया गया है। ऑप्शन में यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन में आपके लिए 4 ऑप्शन है। भूटान हो जाएगा, सिंगापुर है, अमेरिका है और नेपाल हो जाता है। तो चलिए हम लोग आंसर देखते हैं। इसका आंसर हो जाता है डी। इसका आंसर डी हो जाएगा, नेपाल आंसर हो जाता है इसका। और डॉक्टर उषा ठाकुर को 12वां विश्व हिंदी सम्मान से सम्मानित किया गया और ये नेपाल ने सम्मानित किया है। चलिए देखते हैं, कुछ डिस्कशन देख लिया जाए। जून 2024 में डॉक्टर उषा ठाकुर को नेपाल में भारतीय दूतावास द्वारा आयोजित हिंदी संवाद कार्यक्रम में 12वां, बहुत इंपॉर्टेंट है, 12वां विश्व हिंदी सम्मान से सम्मानित किया गया था। इन्हें यह सम्मान हिंदी साहित्य के विकास में उनके योगदान के लिए दिया गया है। 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन 2023 में फिजी में आयोजित किया गया था। फिजी में आयोजित किया गया था, ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए, पूछा जा सकता है। 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया 2023 में? तो ये फिजी हो जाएगा। और इस सम्मेलन में उषा ठाकुर शामिल नहीं हो सकी थी। विश्व हिंदी सम्मान भारत सरकार के विदेश मंत्रालय द्वारा दिया जाता है। विश्व हिंदी सम्मान भारत सरकार के विदेश मंत्रालय के द्वारा दिया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला प्रश्न देखते हैं। 5 नंबर सवाल है। 5 नंबर सवाल कहता है, भारत के किस शहर में ग्लोबल इंडिया AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन किया गया था? 4 ऑप्शन दिया गया है। भारत के किस शहर में ग्लोबल इंडिया AI शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन किया गया था? जिसमें ऑप्शन में हम लोग देखेंगे पटना, नालंदा, नई दिल्ली और उदयपुर हो जाएगा। नई दिल्ली और उदयपुर हो जाएगा। तो आंसर देखिए, तो आंसर में ये नई दिल्ली हो जाएगा और यहीं पे नई दिल्ली में ही इसका आंसर सी है। नई दिल्ली में ही ग्लोबल इंडिया AI शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन किया गया, जो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। जुलाई 2024 में भारत ने ग्लोबल इंडिया AI शिखर सम्मेलन 2024 की मेज़बानी की। इस सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में किया गया था और इसका आयोजन इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी
मंत्रालय द्वारा किया गया है। पूछा जा सकता है कि इस सम्मेलन का उद्देश्य क्या है। क्या है इस सम्मेलन का उद्देश्य? तो उद्देश्य में एआई से संबंधित सहयोग और ज्ञान के आदान प्रदान को बढ़ावा देना है, इसका ये उद्देश्य हो जाता है। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, 6 नंबर सवाल है। 6ठा नंबर सवाल इम्पोर्टेंट है, पूछा जा सकता है आपसे। हाल ही में चर्चा में रहा प्रोजेक्ट 76 किससे संबंधित है? पूछा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बीबीआई है आपके लिए। 6 नंबर हो जाएगा। हाल ही में चर्चा में रहा प्रोजेक्ट 76 किससे संबंधित है? ऑप्शन में है पनडुब्बी, वायरस, रॉकेट और सेना का बाढ़ राहत कार्य मिशन। तो चलिए हम लोग आंसर में देखते हैं। प्रोजेक्ट 76 जो है इसका संबंध पनडुब्बी से है। आंसर ए हो जाएगा, इसका संबंध पनडुब्बी से है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, इसका कुछ डिस्कशन देखा जाए। यही है जुलाई 2024 में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ ने प्रोजेक्ट 76 के तहत स्वदेशी पारंपरिक पनडुब्बी के डिज़ाइन और विकास पर प्रारंभिक अध्ययन शुरू कर दिया है। प्रोजेक्ट 76 के तहत भारतीय नौसेना का युद्धपोत डिजाइन ब्यूरो देश की पहली स्वदेशी पारंपरिक डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बी के डिज़ाइन और विकास पर काम कर रहा है। भारतीय नौसेना प्रोजेक्ट 76 के तहत 12 पनडुब्बियाँ बनाना चाहती है। भारतीय नौसेना प्रोजेक्ट 76 के तहत 12 पनडुब्बियाँ बनाना चाहती है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न हो जाएगा, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय स्टील स्लैग रोड सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया गया है? किस शहर में किया गया है? कौन सा अंतर्राष्ट्रीय, इंपॉर्टेंट है ये वाला। अंतर्राष्ट्रीय स्टील स्लैग रोड सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया गया है? ऑप्शन यहाँ पे 4 दिया गया है, नई दिल्ली, पटना, जयपुर और सूरत। अंतर्राष्ट्रीय स्टील स्लैग रोड सम्मेलन का आयोजन। चलिए आंसर में हम लोग देखेंगे, इसका आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। इसका आंसर ए हो जाता है, नई दिल्ली हो जाएगा। डिस्कशन में हम लोग देखते हैं। डिस्कशन में कहा जा रहा है, जुलाई 2024 में अंतर्राष्ट्रीय स्टील स्लैग रोड सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में किया गया था। अच्छा, एक चीज़ और भी है, जैसे हमने कहा था कि प्रतियोगिता दर्पण प्रत्येक माह का पढ़ लीजिए। तो हालांकि अभी मार्केट में वार्षिकांक आया हुआ है, रिवाइज के लिए बहुत ही अच्छा मैगजीन है। अगर मिल जा रहा है तो तुरंत आप खरीदिए और उसका एक बार ज़रूर रिवाइज कर लीजिए। एग्ज़ाम के समय में बहुत फ़ायदा देगा आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका सम्मेलन जो है नई दिल्ली में किया गया था और इस सम्मेलन में नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वीके सारस्वत ने सड़क निर्माण में स्टील स्लैग के उपयोग और प्रसंस्करण के लिए दिशा निर्देश जारी किए थे। पूछा जा सकता है कि डॉक्टर वीके सारस्वत ने ये जो निर्देश जो जारी किया, इनका संबंध किस आयोग से रहा है? तो ये भी इम्पोर्टेंट हो जाएगा, नीति आयोग से। स्टील स्लैग का उपयोग करके सड़क नेटवर्क के निर्माण और रख रखाव के लिए इन दिशा निर्देशों को अपनाने में से लागत बचत, पर्यावरणीय प्रभाव में कमी और सड़क के प्रदर्शन में सुधार सहित कई लाभ होंगे, ऐसा इनका मानना है। 8 नंबर सवाल है। 8 है, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा गवाह संरक्षण योजना शुरू की गई? गवाह संरक्षण योजना शुरू की गई किस राज्य सरकार के द्वारा? तो चलिए ऑप्शन में हम लोग देखेंगे, बिहार है, बिहार के बाद पंजाब, मेघालय और असम हो जाएगा।
इसमें इतने ऑप्शन दिए गए हैं, तो चलिए हम लोग आंसर देखते हैं। इसका आंसर हो जाएगा डी, असम हो जाएगा। असम सरकार द्वारा गवाह संरक्षण योजना शुरू किया गया। गवाह संरक्षण योजना असम सरकार के द्वारा शुरू किया गया। जुलाई 2024 में बेहतर न्याय प्रदान करने के लिए असम सरकार द्वारा गवाह संरक्षण योजना शुरू की गई है। और इस योजना के अनुसार कोई भी गवाह किसी भी मामले में गवाह सुरक्षा आदेश प्राप्त करने के लिए सक्षम प्राधिकारी के सदस्य सचिव के माध्यम से निर्धारित प्रपत्र में गवाह सुरक्षा के लिए एक आवेदन कर सकता है। खतरे की आशंका के आधार पर गवाहों को ए, बी और सी श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग यहाँ पे देखेंगे। अगला प्रश्न कहता है कि हाल ही में डिक सूफ को, इम्पॉर्टेंट है ये, बहुत इम्पॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि हाल ही में डिक सूफ को किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। कहाँ का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया, किसको? तो डिक सूफ को किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। ऑप्शन में 4 ऑप्शन है, नीदरलैंड, श्रीलंका, सिंगापुर, जापान। तो चलिए आंसर हम लोग देखेंगे। आंसर में इसका ए हो जाएगा, नीदरलैंड हो जाएगा। नीदरलैंड के प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं, नीदरलैंड के, जिसका राजधानी एम्स्टर्डम हो जाएगा। चलिए तो यहाँ पे देखेंगे नीदरलैंड। तो नीदरलैंड जो है यह यूरोप का एक कंट्री है और यही नीदरलैंड हो जाता है। नीदरलैंड का जो पूरा एरिया यहाँ पे देख रहे हैं ये सब नीदरलैंड ही है, जिसका राजधानी यहाँ पे एम्स्टर्डम हो जाएगा। ये एम्स्टर्डम हो जाएगा। जुलाई 2024 में डिक सूफ को नीदरलैंड का प्राइम मिनिस्टर नियुक्त किया गया, प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। और नीदरलैंड में देख लीजिए, नीदरलैंड उत्तर पश्चिमी यूरोप में स्थित एक देश है। इसकी सीमा जर्मनी और बेल्जियम से लगती है। पूछा जा सकता है, इसे हॉलैंड के नाम से भी जाना जाता है नीदरलैंड को, जिसका राजधानी एम्स्टर्डम हो जाएगा, जिसका राजधानी एम्स्टर्डम हो जाता है। चलिए 10 नंबर हम लोग देखेंगे। 10 भी बहुत इम्पोर्टेंट है आपके लिए। हाल ही में भारत के किस राज्य में दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा फ्लाइंग स्कूल खोला गया है? फ्लाइंग स्कूल खोला गया है। कभी कभी अगर हम VBI लिखें तो समझिएगा कि आपको इसको हमेशा दिमाग में रखना चाहिए, क्योंकि ऐसे प्रश्न बनते हैं और पूछे भी जाते हैं, बहुत इम्पोर्टेंट है। हाल ही में भारत के किस राज्य में दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा फ्लाइंग स्कूल खोला गया? फ्लाइंग स्कूल खोला गया है। ऑप्शन 4 दिए गए हैं। ऑप्शन में 4 दिया गया, बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान और सिक्किम है। 4 ऑप्शन दिया गया है, बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान और सिक्किम। तो चलिए हम लोग आंसर देखेंगे। इसका आंसर बी हो जाएगा, इसका आंसर बी हो जाएगा, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र ने ही दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा क्या फ्लाइंग स्कूल खोला है। फ्लाइंग स्कूल सबसे बड़ा खोला किस राज्य ने? तो महाराष्ट्र ने। एयर इंडिया द्वारा अमरावती ज़िले में दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा फ्लाइंग स्कूल स्थापित किया जाएगा। लगभग 200 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश इसमें किया जा रहा है। यह स्कूल भारत में उपलब्ध पायलट प्रशिक्षण क्षमता को क्या करेगा? मजबूत करेगा। पूछा जा सकता है आपसे। यह फ्लाइंग स्कूल वर्ष 2026 तक चालू हो जाएगा और हर साल 180 वाणिज्यिक पायलटों को प्रशिक्षण देगा। तो ये होता है आज का हमारा सेशन, यहीं पे समाप्त होता है, क्योंकि हम लोग फिर डेली बाय डेली करते रहेंगे और जो भी इम्पोर्टेंट हमारे लिए जो प्रश्न बनता है उसी पे हम लोग डिस्कस करते चलेंगे। क्योंकि देखिए अक्सर ऐसे सवाल पूछे जाते हैं और अभी भी हम आपको बता दें, सबसे बेहतर जो मैगजीन है प्रतियोगिता दर्पण ले लीजिए। और एक चीज़ और भी है, आप चाहें तो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, क्रॉनिकल भी है
एग्ज़ाम के पर्पज़ से बहुत ही बेहतर मैगज़ीन है। अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही लाभदायक होने वाला है, पीटी और मेंस दोनों को लेकर के। तो चलिए हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच आप सभी लोगों को।